Assalamu alaikum, students. Hope I'm audible to you people. If you're listening to me, please raise your hands. Okay, thanks for the feedback. Lower your hands, please. ओके स्टूडेंट्स, कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच ये स्टार्ट किए थे जिसमें वर्ब और आई थिंक ओनली वर्ब, सिर्फ वर्ब तक हमने ये पढ़ा था। और वर्ब के अंदर हम जो कहते हैं कि इसकी मेन कुछ टाइप्स आपको बताई थी। मेनली अगर वर्ब को हम डिवाइड करें वो तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, वो जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो टाइप्स बन जाती हैं। ऑक्सिलरी को फिर हम अलग कर देते हैं। मेन में से देखते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे कहा था कि एक डूइंग को शो करेंगे और एक बीइंग को शो करेंगे। एक है कि कोई पर्सन क्या करता है और दूसरा क्या है कि वो खुद क्या है। दो तरह से हम वर्ब्स यूज करते हैं। तो वर्ब याद रखें कि सिर्फ एक्शन का नाम नहीं है, क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट से जब पूछते हैं कि वर्ब क्या है तो ये बताते हैं कि एक्शन जो होता है ना, कोई काम काम तो कोई जरूरी नहीं है। देखिए, आप ये कहते हैं कि मरी एक ठंडा शहर है। अब इसमें मरी क्या काम करता है, कुछ भी नहीं, आप तो उसकी स्टेट बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पे बात सिर्फ ये नहीं होती कि एक्शन बताया जाए, बल्कि स्टेट भी हो तो उसको हम उसमें वर्ब में कंसिडर करते हैं। फिर बात हुई थी वर्ब फ्रेज की। द टर्म वर्ब फ्रेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वर्ब विद अदर वर्ड्स टू इंडिकेट टेंस, मूड और पर्सन। कल फिर ये मैंने आपको बताया था कि वर्ब्स कम यूज होते हैं, वर्ब फ्रेजेस ज्यादा यूज होती हैं। इसकी क्या रीजन है? हु विल टेल मी व्हाई वर्ब फ्रेजेस आर मोर देन वर्ब्स? यस, एनीवन? यस, रेज योर हैंड्स प्लीज। वर्ब फ्रेजेस क्यों ज्यादा है? कि वर्ब फ्रेज ज्यादा यूज होती है, वर्ब कम यूज होता है, इसकी क्या रीजन है? ये हमारा से पूछते हैं, नाम इसी का ऊपर है और उसने वैसे भी ये दोबारा मेरा हाल इंग्लिश पढ़ी है। यस हमारा, अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज। ओके, आप में से जो बच्चे मुझे इस वक्त सुन रहे हैं जरा हैंड रेज करें, पता चल जाए कौन कौन सुन रहा है इस वक्त। अच्छा, और ये याहिया, उसामा खिलजी, अफशा अब्दुल्ला, जैनब, ये तो इसका मतलब यहाँ मौजूद ही नहीं है। अच्छा, अरसलान और अनस, ये कोई नहीं है। चल ठीक है, लोअर योर हैंड्स प्लीज। अब कौन बताएगा कि वर्ब फ्रेजेस क्यों ज्यादा यूज होती हैं?
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बेशक। सर ज़्यादातर सेंटेंसेस जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब के साथ मतलब इस्तेमाल होते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब उनमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ओके, वर्ब फ्रेजेस ज़्यादा यूज होते वेरी गुड। तो वर्ब फ्रेज फिर क्या बनी, किस तरह बनती है वर्ब फ्रेज? हैं। हेल्पिंग वर्ब लगता है वर्ब के साथ से। वेरी गुड। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये बन जाती है वर्ब फ्रेज। तो अकेले वर्ब्स के साथ भी कोई टेंसेस बन जाते हैं वैसे? क्या सर? सिर्फ वर्ब के साथ कोई टेंस बन जाता है या हर टेंस के जी लिए सर। जरूरी है? नो नो सर जी, बन जाता है टेंस कौन कौन से? वर्ब के साथ। वर्ब के साथ, सिर्फ मेन वर्ब के साथ कौन सा टेंस बनता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब अ, ना हो? सर ज़्यादातर मेरे ख्याल से है प्रेजेंट का ही है मेरे ख्याल। तो चलिए अनस से पूछ लेते हैं, ये जरा गुजरिश इंग्लिश पास्ट, ब्रिटिश के बाद। प्रेजेंट पास्ट है, सिंपल। जी, जी अनस। सर प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट। वेरी गुड। इसकी कोई जी एग्जांपल सर। देंगे प्रेजेंट डेफिनेट का कोई सेंटेंस? सर ही प्ले क्रिकेट। ये प्रेजेंट है पास्ट? सर प्रेजेंट। आपने फॉर्म उसमें प्ले यूज की है ना, प्ले तो बेस फॉर्म है वो तो, इसको तो हम समझते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म है। ही यूज प्लेस प्लेज क्रिकेट। प्लेज। प्लेज। ही प्लेज क्रिकेट। जी और सर। पास्ट में सर पास्ट में वाज आएगा सर। कैसे? सॉरी सेकंड फॉर्म आएगी प्लेड। सेकंड फॉर्म यूज करें जरा, कैसे होगी? वी प्लेड क्रिकेट। ही प्लेड क्रिकेट। ओके। और जब इनका हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे इसी ट्रांसलेशन रोल्स, तो क्या हेल्पिंग वर्ब यूज यस। करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बगैर ही हो जाएगा? नो सर जी, हम यूज करेंगे। डज ओके, आएगा प्रेजेंट में और डिड आएगा पास्ट में। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि दो टेंसेस जो बगैर हेल्पिंग वर्ब के बन जाते हैं, उनके भी सारे सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं बनते। सिर्फ दो, जी सर। एक पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट का और दूसरा पॉजिटिव सेंटेंस पास्ट। पास्ट डेफिनेट का। वरना अगर हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो वहां भी ये हेल्पिंग वर्ब्स डिमांड करेंगे। सर। ठीक है जी, ये होगी हमारी वर्ब फ्रेज। देन देयर इज एडवर्ब, used to modify the meaning of a verb, adjective or another adverb. एडवर्ब में हम ये कहते हैं कि किसी वर्ब के, किसी एडजेक्टिव के या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है। अब ये देखते हैं कि ये मॉडिफाई कैसे करता है। सी, ये है मॉडिफाई। किसका? किस किस को इसमें मॉडिफाई करना है? एक इसमें करना है वर्ब को, फिर एडजेक्टिव को, फिर एडवर्ब को। अब हम देखते हैं कि इसमें वर्ब का मॉडिफायर कैसे बनता है। वन, वर्ब मॉडिफाई। आपने कहा आई स्पीक, आगे लगा दिया लाउडली। अब ये लाउडली जो है, ये वर्ब के बारे में क्वेश्चन है। हाउ आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ? इसका आंसर लाउडली। तो ये लाउडली जो है इसने वर्ब को मॉडिफाई किया कि आपका बोलना किस तरह का है। फिर इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ एक में ही इसे चेक कर लेते हैं। दूसरा आप देखते हैं एडजेक्टिव मॉडिफाई। इंग्लिश के किसी भी वर्ड में अगर जे से पहले डी हो तो डी साइलेंट होता है। एडजेक्टिव मॉडिफायर, एडजेक्टिव मॉडिफायर के तौर पे किसी एडजेक्टिव के साथ अब हमने इसको यूज करना है। जैसे असलम इज
डल। क्या ख्याल है यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं डल से पहले? वेरी सर। वेरी। अनस कोई और वर्ड भी यूज हो सकता है? सर आई डोंट नो। वेरी। यस शमरोज, कोई और वर्ड भी है बेटा? सर मेरे जहन में तो फिलहाल यही है, इज सो अब डल। सो डल। और अगर मैं टू लगा दूं यहाँ पे? ये भी ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, वेरी और टू में क्या डिफरेंस हुआ फिर? सर टू नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है, नेगेटिव से क्या मुराद है, क्या नेगेटिविटी है इसमें? कि बहुत ही ज्यादा डल है वो। अच्छा, तो ये जो बहुत ज्यादा है, ये वेरी के अंदर ये सेंस नहीं होती? होती है सर, लेकिन अगर हम किसी काम से इसे कंपेयर करें तो ये आएगा कि वो नहीं कर सकता, इतना डल है कि वो ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, इसको यूं समझ लें फिर कि वेरी में तो हम सिर्फ ये बताते हैं कि ज्यादा है। टू में हम ये जी बताना चाह रहे होते हैं कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जहां आप बात करते हैं वहां ये लिमिट्स को एक्सीड कर गया है, जितनी लिमिट तक जी अलाउड था उससे ज्यादा है। किस तरह से? कि एक है कि आपने कहा बहुत डल है, लेकिन क्या है कि पढ़ने की कोशिश करता है, पढ़ता रहता है, कुछ ना कुछ करता है। लेकिन टू जी डल सर। का मतलब ये है कि इतना डल है कि अब ये कुछ नहीं करेगा। आपने कहा कि आई बिल्कुल। एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। थकावट ज्यादा है, ठीक है। आई एम टू टायर्ड का क्या मीनिंग होगा? कि मैं इतना थका हुआ हूँ कि कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, वेरी टायर्ड में तो सिर्फ ये है कि मैं थका हुआ हूँ, लेकिन चलो मैं ये काम भी कर लेता हूँ, मैं खेल लेता हूँ। लेकिन टू टायर्ड का मीनिंग ये होगा कि अब उस कॉन्टेक्स्ट में जिस काम की बात हो रही उसके लिए मैं इतना थका हूँ कि मैं नहीं कर सकता। जी क्वेश्चन सर। इज टू डल। ये टू यहाँ पे किस चीज का आंसर है? हाउ का। ये ओके। हाउ जो है ना, इससे मुराद होती है कि कितना। ऊपर हमने हाउ यूज किया था, किस तरह से, कैसे। ये हाउ है कैसे? कितना की सेंस में, जिसे हम इस तरह भी कह देते हैं, टू व्हाट डिग्री, जी सर। यानी किस हद तक। ये हाउ का यहाँ पे ये मीनिंग है। अच्छा, हाउ जो होता है ना ये वाला, इसके साथ हम मच यूज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हाउ मच डल इज असलम, हाउ डल इज असलम, हाउ वाइज इज योर फ्रेंड, यानी कितना है वो बताना पड़ेगा। उसमें हाउ मच हम किसी भी पॉजिटिव डिग्री से पहले मच यूज नहीं हो सकता। चलिए, ये एडजेक्टिव का मॉडिफायर हो गया। अब है एडवर्ब मॉडिफायर के तौर पे। अब इसमें एडवर्ब जो हमने यूज किया है उसी में ही हम इसको यूज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ एडवर्ब मॉडिफायर। ऊपर हमने एक सेंटेंस लिखा था, आई स्पीक लाउडली। उस लाउडली को हमने कहा था कि ये एडवर्ब है जो हमने यूज किया। अब उस एडवर्ब के लिए क्या एडवर्ब यूज हो सकता है अनस? यस शमरोज। सर जैसे ही कैन टीच इंग्लिश लैंग्वेज वेरी थॉरोली। सॉरी, नहीं सर ये इसमें आप ऐसे करें ना, वही जो सेंटेंस है ऊपर उसी में लगा लें, बाकी फिर बाद में देखते हैं। आई स्पीक लाउडली, इसमें एडवर्ब कौन सा है? लाउडली सर। लाउडली। लाउडली के लिए हम कोई और वर्ड भी अब इसके साथ ऐड कर सकते हैं, कोई एक और एडवर्ब? वेरी लाउडली सर। वेरी। आई स्पीक वेरी लाउडली। अब इसका मतलब हमने दो एडवर्ब इसमें यूज कर, लाउडली पहले ही एडवर्ब था, आगे हमने वेरी भी साथ यूज कर दिया। तो ये एडवर्ब को हमने मॉडिफाई किया एक और एडवर्ब के साथ। ठीक है ना? ठीक हो गया सर। हाँ, इस तरह से हमने। अब बताएं आपका कौन सा सेंटेंस है, उसमें देख लेते हैं।
ही रन्स वेरी फास्ट। ही रन्स वेरी फास्ट, फास्ट भी एडवर्ब और वेरी भी एडवर्ब। जी सर। जी, अरसल इधर से क्लिक में करता हूँ तो ये गायब हो जाता है अरसल यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैंने आपसे पूछना था क्वेश्चन कि जो वर्ब है इसके लिए मॉडिफायर एडवर्ब यूज करेंगे हम? वर्ब के लिए मतलब एडवर्ब। वर्ब का मॉडिफायर एडवर्ब होगा सर, जी और एडवर्ब का मॉडिफायर एडवर्ब ही होगा, जी। एक और एडवर्ब। और एडजेक्टिव ठीक है का सर। एडजेक्टिव का सर टू लगाया ना आपने, तो ये एडवर्ब ही एडवर्ब हुआ। एडजेक्टिव के लिए भी एडवर्ब ही, हम तो ये देख ही ठीक है एडवर्ब रहे हैं, तो एडजेक्टिव का मॉडिफायर भी एडवर्ब। नाउन का मॉडिफायर क्या होता है? मैं बताऊं सर। पहले अरसल बता दे फिर देखते हैं। जी अरसल। सर नाउन का भी एडवर्ब। यस शमरोज। एडजेक्टिव सर। नाउन का एडजेक्टिव। सही। और जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि अगर हम इसमें ट्रेडिशनल पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा आगे चलें तो जो डिटर्मिनर है वो असल में एडजेक्टिव की ही एक टाइप है, वो भी नाउन के मॉडिफायर के तौर पे यूज होगा। लेकिन सही। अभी अभी जो हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टडी कर रहे हैं उसमें नाउन का मॉडिफायर एडजेक्टिव है। दो ही तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो हम एडवर्ब्स के तौर जिन्हें सॉरी मॉडिफायर्स के तौर पे यूज करते हैं। देखें ये आपके सामने है लिस्ट, एक इसमें से एडवर्ब है और दूसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को देखें यहाँ पे लिखा हुआ अबाउट अ नाउन, ये नाउन का मॉडिफायर है। और एडवर्ब 3 चीज़ों का मॉडिफायर है, वर्ब का, एडजेक्टिव का और किसी दूसरे एडवर्ब का। एडवर्ब। ठीक है, इनमें मॉडिफायर्स ये दो ही हैं, बाकी कोई भी इनमें मॉडिफायर नहीं है, जितने भी वर्ड्स हैं कोई मॉडिफायर नहीं है। ठीक है, सही। मॉडिफायर ठीक क्या है सर। होता है? जो उसके साथ आके उसका वो मीनिंग मॉडिफाई करता है, और कोई ऐसा नहीं है। देखिए प्रोनाउन है सपोज, वो नाउन को रिप्लेस करता है, मॉडिफाई नहीं करता। मॉडिफाई करने के लिए तो साथ आना जरूरी है, वो तो उसकी जगह पे आता है, कहता है इसको यहाँ से निकालें, उसकी जगह पे आएगा प्रोनाउन। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 तरह के एडवर्ब्स यहाँ पे शो किए, जिसमें वर्ब का मॉडिफायर था, फिर एडजेक्टिव का मॉडिफायर था, फिर एडवर्ब का मॉडिफायर था। 3 तरह के मॉडिफायर्स, और ये तीनों के तीनों एडवर्ब्स थे, क्योंकि हमारा हमारा टॉपिक ही यहाँ पे एडवर्ब है इस वक्त। जी, एडवर्ब के बाद है नाउन। नाउन क्या है? यूज टू आइडेंटिफाई एनी ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। कॉमन नाउन, किसी भी चीज को जो आप नाम दे देते हैं, दैट बिकम्स अ नाउन। अब यहाँ उसने कहा क्लास ऑफ पीपल, क्लास ऑफ पीपल से यहाँ ये मुराद है कि जैसे सब लड़के जो इस एज ग्रुप में है जिसमें आप हैं, सब के लिए हम बॉय का वर्ड यूज कर लेते हैं। और जो बॉय का वर्ड यूज किया वो पूरी क्लास के लिए यूज हो जाएगा। क्लास के लिए क्या मतलब है कि उस एज ग्रुप के जितने लोग हैं किसी को भी आप बॉय कह सकते हैं। किसी भी प्लेस को, अब जैसा फैसलाबाद को आप सिटी कहते हैं, लाहौर है वो भी इस तरह की जो वहाँ की कंडीशंस हैं उसकी वजह से वो भी शहर है, उसे भी सिटी कहेंगे। और इस्लामाबाद है इसी तरह से, ये कराची है, कोई भी सिटी, ये पूरी पूरी क्लासेस को रिप्रेजेंट कर जाते हैं कि इस तरह के जितने भी लोग जितनी भी चीजें होंगी वो सब यही कहलवाएंगी। लेकिन आगे आ गया टू नेम अ पर्टिकुलर और टू नेम अ पर्टिकुलर वन ऑफ दीज। अगर इनमें से कोई पर्टिकुलर हो
अब सारे लड़कों को आप बॉय कह के एक एक को बॉय कह सकते हैं, लेकिन हर लड़के को आप अजीम नहीं कह सकते, आदिल नहीं कह सकते, शमरोज नहीं कह सकते, अनस नहीं कह सकते। ये क्या है कि अनस असल में किसी पूरी क्लास के लिए नाम नहीं है, वो एक पर्सन के लिए नाम है। बॉय जो वर्ड है वो तो हम पूरी क्लास में से किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं वहां पे, लेकिन अनस या शमरोज वो ऐसे नहीं है, वो तो किसी एक पर्सन का नाम हो, इसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। इस तरह सिटी है, सिटीज में जब आप एक सिटी को एक वर्ड उसके लिए पर्टिकुलरली यूज करेंगे, वो सिर्फ उसी वर्ड के लिए होगा, वो बाकियों के लिए यूज नहीं होगा। तो जब आप फैसलाबाद कहेंगे तो फैसलाबाद तो सबके लिए यूज नहीं हो सकेगा, फैसलाबाद एक सिटी का नेम है, इस्लामाबाद एक और का है, इस तरह से हम इनको यूज करेंगे। उसके बाद है प्रोनाउन, यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू इंडिकेट समथिंग और समवन ऑलरेडी मेंशन्ड, फॉर एग्जांपल हिम, हर, इट। प्रोनाउन क्या है? जब आप किसी पर्सन या प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं किसी और वर्ड से। अब इसने यहाँ पे कहा है ऑलरेडी मेंशन्ड, ये जरूरी नहीं है कि ऑलरेडी मेंशन्ड भी हो। चलें पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि ऑलरेडी मेंशन्ड क्यों नहीं होता है। कुछ ऐसे होंगे, आप जब अपनी बात करते हैं आप कहते हैं कि सर आई वांट टू पुट अ क्वेश्चन, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। अब ये क्या है? आई, आपने तो नाउन नहीं यूज किया पहले अपना, लेकिन आई एक प्रोनाउन आपने यूज कर दिया। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे आपने पहले नाउन यूज किया फिर उसके लिए प्रोनाउन यूज किया। लाइक आप कहते हैं अली इज अ स्टूडेंट, ही स्टडीज इंग्लिश। अब ये ही आपने अली के लिए यूज किया, पहले नाउन फिर प्रोनाउन। ऑलरेडी मेंशन होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोनाउन बहरहाल वो है जो नाउन के लिए ही आप यूज करते हैं। उसके बाद है एडजेक्टिव। ये दो मैंने टेक्स्ट लगाए थे कि एडवर्ब को कहा था कि ये मॉडिफायर है, और दूसरा एडजेक्टिव, इसको भी हम मॉडिफायर कहते हैं। यूज टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन, किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। इसमें इसने कहा कि इंक्लूड्स डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर बेसिकली तो एडजेक्टिव की ही एक टाइप है, लेकिन कुछ जो मॉडर्न ग्रामेरियंस हैं उन्होंने इसको डिटर्मिनर को सेपरेट कर दिया। अदरवाइज अगर हम इन 8 को देखें तो डिटर्मिनर एडजेक्टिव के अंदर शामिल है। तो यूज टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक तो है कि ये चीज क्या है, चेयर है, टेबल है, माउस है, पेन है, फैन है, ये चीजें हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है कि ये किस तरह की है, चीज किस तरह की है ये। जैसे पर्सन है कोई, किस तरह का पर्सन, आपने कहा डल पर्सन, और किस तरह का पर्सन, पायस पर्सन, और सिनफुल पर्सन, इसी तरह से टॉल पर्सन, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। और आगे जो डिटर्मिनर है, इसमें डिटर्मिनर नेक्स्ट पेज पे आ जाना है, वहीं पे फिर इसको डिस्कस करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको एडजेक्टिव से सेपरेट क्यों किया गया, क्या रीजन है इसकी। फिर है आगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन यूज्ड विद अ नाउन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पोजीशन और मूवमेंट। किसी चीज की पोजीशन या मूवमेंट बतानी हो उसके लिए हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं। ये दो चीजों से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन से। प्री पोजीशन, प्री पोजीशन का क्या मतलब होता है कि इसको पोजीशन किया जाता है, प्लेस किया जाता है, कहाँ पे, नाउन से पहले, यानी इसकी पोजीशन समझी जाती है नाउन से पहले। लेकिन एक बात है कि जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ये नाउन से पहले ही आए।
क्योंकि लैंग्वेज जो होती है उसमें वैरायटी होती है बहुत ज़्यादा। ये 2+2=4 हमेशा इसमें नहीं होता, इसमें चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। अब लोगों से पूछते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, अब फ्रॉम तो आप बिल्कुल एंड पे जाके यूज कर रहे हैं, फ्रॉम के बाद तो कोई नाउन नहीं है। इसी तरह से व्हाट आर यू लुकिंग एट, है ना। इस तरह से ये prepositions आगे पीछे हो भी जाती हैं, लेकिन आमतौर पे क्या है कि नाउन से या प्रोनाउन से पहले यूज करेंगे। फिर है कंजंक्शन। हाँ, preposition में थोड़ी सी ये भी बात कर लें कि इसमें लिखा हुआ है कि ये आप पोजीशन या मूवमेंट के लिए इसको यूज करते हैं। पोजीशन से क्या मुराद है कि कोई चीज कहाँ पे है, और मूवमेंट है कि किधर को जा रही है, किधर से आ रही है। ये prepositions है, दोनों तरह की हैं। अब देखें कि कोई किसी चीज की पोजीशन, आप कहते हैं कि माय बुक इज इन द बैग, इन कहाँ पे है, बैग के अंदर, ये आपने उसकी पोजीशन बताई। लेकिन माय फ्रेंड इज कमिंग इन टू द रूम, अब ये मूवमेंट के लिए हम इनटू यूज करते हैं। कोई चीज पहले से कहीं पोजीशनड हो उसके लिए हम इनटू यूज नहीं करते। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ से पूछ लेता हूँ, वो भी हमारी प्रेपोजिशन वगैरह जो ना आगे इन डिटेल हमने इनको डिस्कस करना है। सिर्फ एक बात पूछ लेता हूँ कि एक है अंडर और एक है बिलो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यस, हु विल टेल? अंडर और बिलो। ये शमरोज बेटा कहाँ चले गए हो, हैंड रेज करो। यस शमरोज। सर कोई खास आइडिया नहीं है। अच्छा, वैसे आपको अगे अगर कभी कुछ चीज़ों पे जब गौर करते हैं, कभी देखा कि ये कहाँ पे यूज हो रही होती है prepositions, कि ये अंडर कहाँ पे हम यूज करते हैं और ओवर कहाँ पे, सॉरी बिलो कहाँ पे यूज करते हैं, कभी गौर नहीं किया ये? एक चीज पे किया सर, द कैट इज अंडर द टेबल। अच्छा, अब आपको ये फील हुआ कि यहाँ बिलो क्यों नहीं यूज हुआ? सर ये नोटिस नहीं किया मैंने। चले ये जरा मैं आपको बताता हूँ, जरा नोटिस करें। अगर कोई चीज वर्टिकली आपके ऊपर है तो आप उसके अंडर होते हैं। अब अच्छा देखिए, वर्टिकली से क्या मुराद है कि अब वो बिल्ली जो है टेबल के नीचे, तो टेबल की वो जो छत है अगर वो ऐसे ही नीचे गिरा दी जाए तो बिल्ली नीचे आ जाएगी या नहीं? आ जाएगी सर। आ जाएगी नीचे। ये है अंडर, और जो टेबल है वो ओवर है उसके, ठीक है। अच्छा, ओके सर। अब जहां पे आ जाती है डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनली जहां हम किसी चीज की पोजीशन चेक करेंगे वहां पे बिलो और अबव यूज होगा। जैसे एक फैन है, अब वो एक है बिल्कुल आपके सर के ऊपर, वो आपके ओवर है, आप उसके अंडर है, लेकिन है तो वो ऊपर, लेकिन वर्टिकली नहीं है, डायगोनली आपके ऊपर है। उस सूरत में आप उसके बिलो होंगे और वो आपके अबव होगा। अबव। ये डिफरेंस है इन प्रेपोजिशंस का। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, प्रेपोजिशन के बाद है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है? यूज टू जॉइन टू वर्ड्स और क्लोजेस। दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लोजेस को अगर हम आपस में जॉइन करेंगे तो जो वर्ड्स यूज करने के लिए हम, जो वर्ड्स हम इनको जॉइन करने के लिए यूज करेंगे उन्हें हम कहते हैं कंजंक्शन। किस तरह से
कि जैसे इसने एग्जांपल दी एंड और बट। आपने कहा अली एंड उस्मान, अली एंड उमर, आमिर एंड हिज फ्रेंड्स। ये एंड के साथ हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं, ये कंजंक्शन है। उसके बाद है इंटरजेक्शन, यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन के तौर पे जो वर्ड्स को हम यूज करेंगे उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। एक्सक्लेमेशन होती क्या है? ये है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। एक होती फीलिंग और एक होता है इमोशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है शमरोज? फीलिंग और इमोशन। फीलिंग और इमोशन। सर फीलिंग्स जो हैं वो सडन नहीं होती, इमोशंस सडनली बंदा कोई एक्सप्रेस करता है किसी चीज। वेरी गुड, आई थिंक ठीक है। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होगी कि आपकी फीलिंग कौन सी है और इमोशन कौन सा है? सर एग्जांपल हो सकती है आई रियली लाइक हर और लव हर। ओके, ये क्या है? ये फीलिंग। और इमोशनल जब बंदा होता है तो कुछ बोल देता, जैसे अच्छा, फॉर एग्जांपल और अलास ही हैज डाइड। अच्छा, मैं इससे आपको ये बताता हूँ कि एक है कि इस वक्त जो बातचीत हमारी चल रही है, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर कोई हमारी फीलिंग इससे पहले की है वो तो फीलिंग ही है। अगर जी इसके सर, दौरान में कोई डेवलप होती है तो वो वो इमोशन। इमोशन होगा। जैसे एक है कि आप कहते हैं कि आई एम हैप्पी, इसका मतलब पहले से खुश हैं, कोई जो कंडीशन है आपकी, कोई पीछे घर से या बाहर से जहां भी है आप खुश वहां से आए, तो ये यहाँ पे इस कम्युनिकेशन में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से आप खुश हुए, वो आपकी फीलिंग होगी। लेकिन अगर जी इस कम्युनिकेशन के दौरान में कहीं आप खुश होते हैं, वो आपका इमोशन होगा। ओके सर। हाँ जी, फिर उसका एक्सप्रेशन जो होता है वो फिर इंटरजेक्शन की शक्ल में आता है, यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन, जैसे ओ स्टॉप। यस अब सर। ये जो है इसके अंदर आपकी जो सडन फीलिंग्स आएंगी वो आपने एक्सप्रेस कर दी, ये इंटरजेक्शन है। इमोशंस। चलिए, अब है यहाँ पे डिटर्मिनर, जिसे मैंने लिखा नाइन्थ पार्ट ऑफ स्पीच। ये नाइन्थ पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे इसको कंसिडर किया जाता है। अगर ट्रेडिशनल पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में क्वेश्चन हो तो वो एक ही होंगे, अगर नाइन्थ पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए फिर डिटर्मिनर होगा। Some texts separate out the determiners from the other adjectives as a separate part of speech. वो कहते हैं कि ये separate part of speech है। A determiner is used to provide extra information about a noun. अब ये definition तो adjective की भी है कि हम adjective को भी noun के बारे में extra information देने के लिए use करते हैं। It is said to mark a noun. फर्क सिर्फ इतना है कि ये नाउन को सिर्फ मार्क करने के लिए यूज होता है और नाउन के बारे में कुछ नहीं बताता। कि नाउन की क्या चीजें बताएगा कि नाउन जनरल है, पर्टिकुलर है, किसके पोजेशन में है और कहाँ पे है, दूर है, करीब है, या उसके बारे में कोई क्वेश्चन है या उसकी क्वांटिटी है, इस सारी चीजें इसमें बतानी है। क्वालिटी ये नहीं बताएगा। एडजेक्टिव का और डिटर्मिनर का डिफरेंस मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए एडजेक्टिव वर्सेस डिटर्मिनर। तीन मेजर डिफरेंसेस हैं इनमें। पहले देखिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या बताएगा? क्वालिटी। एक तो इसने क्वालिटी बतानी है। सेकेंडली इसने क्या करना है कि इसमें एडजेक्टिव जो होते हैं ये ग्रेडेबल भी होते हैं, इसमें ग्रेडेबिलिटी पाई जाती है।
और तीसरा है कि इसको आप जिस नाउन के लिए यूज करना चाहते हैं ये उससे पहले भी आ जाता है और बाद में भी आ जाता है। प्लेसमेंट इसकी बिफोर और आफ्टर नाउन्स। इन तीन चीजों को हम पहले डिस्कस कर लें, फिर देखते हैं डिटेल को। क्वालिटी किस तरह से ये बताता है शमरोज? सर क्वालिटी ये बता सकता है कि बंदा क्या है। फॉर किस तरह से? एग्जांपल ही इज ब्रेव। वेरी गुड। अब देखिए ब्रेव आपने क्वालिटी बताई कि ब्रेव पीपल, ब्रेव नेशंस, ब्रेव कल्चर्स। अब ब्रेव का वर्ड आप यूज कर रहे हैं क्वालिटी के लिए। ग्रेडेबिलिटी क्या है? सर ये नहीं पता। इनमें ग्रेडेबिलिटी है एडजेक्टिव्स में। कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनकी ग्रेडिंग नहीं होती। जब हम डिग्रीज बना रहे होते हैं तो इसका मतलब हम ग्रेडेबिलिटी की बात ही कर रहे होते हैं। ग्रेड्स है ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। एक चीज जी अच्छी, सर। एक उससे अच्छी, एक उससे भी अच्छी। ये एडजेक्टिव के अंदर हम डिग्रीज देखते हैं। जिस तरह गुड से क्या बनती हैं डिग्रीज? गुड, बेटर, बेस्ट। हाँ जी, ये ग्रेडेबिलिटी है बेटा। ग्रेडेबिलिटी कि हमने ओके। ग्रेडिंग की हुई है कि एक चीज अच्छी है, उससे भी अच्छी है, सबसे अच्छी है, ये ग्रेडिंग। फिर प्लेसमेंट है ठीक हो इसकी। जिन नाउन्स के लिए आप यूज करेंगे उन नाउन से पहले भी यूज हो जाते हैं, ये बाद में भी यूज हो जाते हैं। आपने कहा ब्रेव बॉय। अब ये बॉय के लिए आपने ब्रेव यूज किया और ब्रेव को बॉय से पहले यूज कर लिया, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है सर। लेकिन जब आपने कहा कि अली इज ब्रेव, अब ये ब्रेव किसके लिए यूज किया आपने? अली के लिए। के लिए। लेकिन यूज कहाँ पे कर रहे हैं हम? वो एक लिंकिंग वर्ब के बाद जाके हम यूज कर रहे हैं उसको। ऐसे ही? यानी हमने वो ब्रेव जो था उसको बाद में यूज किया। तो ये एडजेक्टिव में तीन ये फीचर्स हैं। एक तो ये कि क्वालिटी शो करते हैं, फिर क्या है कि जी सर। ग्रेडेबिलिटी इसमें होती है, और तीसरा ये कि इसकी प्लेसमेंट नाउन से पहले या बाद में हो सकती है। अब देखिए जी डिटर्मिनर। सर। डिटर्मिनर में नो क्वालिटी, इसमें क्वालिटी नहीं होगी। इसकी एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि एक है, आपने कहा था ब्रेव पीपल, फिर आपने कहा कि 5 पीपल। तो जब आपने 5 कहा, 5 के अंदर क्वालिटी कोई नहीं, ये तो नंबर बता रहे हैं आप लोगों को। जी सर। उसके बाद नो ग्रेडेबिलिटी, इसमें डिग्रीज नहीं बन सकती। जैसे अभी मैंने कहा ना कि एक था ब्रेव पीपल, दूसरी तरफ डिटर्मिनर क्या यूज किया पीपल से पहले? इज द 5। ब्रेव ए। 5 पीपल, यही था ना? हाँ जी पीपल। जी एक सर। जगह हमने कहा ब्रेव पीपल, दूसरी जगह कहा 5 पीपल। ब्रेव एडजेक्टिव और 5 डिटर्मिनर सर। डिटर्मिनर। अब ब्रेव की डिग्रीज क्या है? ब्रेव, ब्रेव, ब्रेवर, मोर, ब्रेवेस्ट। ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। लेकिन 5 से ये डिग्रीज बन जाएंगी? 5, 5, 5 नो सर। इससे नहीं बनती। तो डिटर्मिनर में साबित हुआ कि ग्रेडेबिलिटी नहीं है। और जी सर। इसकी प्लेसमेंट ओनली बिफोर नाउन, ये बाद बिफोर। में यूज नहीं हो सकती। जैसे 5 पीपल तो आप कह सकते हैं, द पीपल आर 5 कहेंगे ना, तो वो जो 5 आप यूज करेंगे वो डिटर्मिनर नहीं रहेगा, वो नाउन हो जाएगा। अब देखें इसकी एक और छोटी एग्जांपल मैं आपको सादा से देता हूँ। ए एन जी, ये डिटर्मिनर्स हैं आर्टिकल। अब जी जो है आप कहाँ यूज करते हैं, नाउन से पहले या नाउन के बाद? नाउन के बाद सर। कैसे करें जरा, नाउन के बाद जी यूज करें। ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। अब देखें आपने जी जो है, नाउन तो उसके बाद ही आना है जिसके लिए आपने जी यूज किया। देखें आपने कहा वो द बुक, द बुक इज न्यू।
ऐसे कहते हैं। ऐसा हो सकता ऐसे है बुक इज न्यू जी? नो सर। ये नहीं हो सकता, क्योंकि जी जो है ये डिटर्मिनर है, ये नाउन के साथ ही हमने यूज करना है इसको। सर तो ये लेकिन दी वो जी ही को नहीं शो कर रहा है। किसको? ही को, जैसे मैंने सेंटेंस बोला, ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन दिस क्लास। वो जो दी आपने यूज किया वो दी एडवर्ब है, क्योंकि वो आपने एडजेक्टिव के लिए यूज किया हुआ है। वो जब इसमें आएंगे ना आर्टिकल में जी, ठीक है सर, ठीक है। हाँ ये उसमें जाके ना फिर आपको, तो अभी सिर्फ नाउन के करीब आप इसको यूज करके देख लें। ओके सर, ओके। देखें, द चेयर, द टेबल, द बुक। लेकिन ये नहीं कभी हो सकता बुक इज दी, ऐसा नहीं होगा। जी सर। तो ये तीन डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से डिटर्मिनर को फिर अलग पार्ट ऑफ स्पीच कंसिडर किया जाता है कि ये डिटर्मिनर एडजेक्टिव का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर एक्सक्यूज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की ही बात हो तो फिर आप इसको एडजेक्टिव की एक टाइप समझें। गॉट इट? एक्सक्यूज मी यस। सर, जो सेंटेंस मैंने बोला उसमें दी एडवर्ब है। हाँ जी, ये ओके। दी ऐसा एडवर्ब है कि शायद आप जितनी भी बुक्स आपके पास होंगी ना ग्रामर की, ये पाकिस्तानी इधर, शायद किसी में भी ये बात लिखी हुई ना मिले। रीजन क्या जी है? बिल्कुल। देखें, हम जब बात करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। ये देखें, अभी हमने क्या देखा कि डिटर्मिनर जो होता है इसको हम किसके लिए यूज करते हैं? सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए, ऐसे ही है ना? और वो भी नाउन ऐसे ही से है सर। पहले यूज करते हैं, और किसी के लिए यूज नहीं होता ये। अगर कोई जी ऐसा वर्ड जो नाउन के अलावा किसी को मॉडिफाई कर दे तो इसका मतलब वो डिटर्मिनर भी नहीं होगा। अब देखें, ये सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे। द हायर यू गो, ये सुना है सेंटेंस? जी सर, सुना है मैंने। द कूलर इट इज। इट इज। अब ये दी जो है इस सेंटेंस में 2 दफा यूज हुआ। अब इसको देख लें पहले वाले को। अब जरा चेक करें कि दी किस वर्ड के लिए यूज किया आपने। द हायर यू गो, इतनी सी हमारी एक ये क्लोज है जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं। इस क्लोज हायर। में द हायर यू गो, अब दी किसके लिए यूज हुआ? हायर के लिए सर। हायर। और हायर किसका मॉडिफायर है? वो तो है सर उसका, नाउन का। नाउन तो है ही नहीं इसमें बेटा। सर वो किसका है फिर सर? इसमें जरा चेक करें, द हायर यू गो, इस वाली क्लोज में हायर किसके लिए यूज कर रहे हैं आप? हायर हम सर यू के लिए कर रहे हैं। नहीं, जगह है कोई सर? नहीं बेटा, बुलंदी हो। मैं आपको बताता हूँ। अब आपने ये देखना है, द हायर यू गो, हायर मजीद ऊपर जाना, जितना भी ऊपर जाना। ये गो के लिए यूज हो रहा है, ये यू के लिए यूज हो रहा है? गो के लिए, गो के लिए सर। गो के लिए। ये देखिए, ये गो के लिए आपने मॉडिफाई यूज किया हायर। अभी हमने पीछे जब मॉडिफायर्स को स्टडी किया तो उसमें क्या बताया था कि वर्ब का मॉडिफायर क्या होता है? एडवर्ब सर। एडवर्ब। और एडवर्ब को कौन सी चीज मॉडिफाई कर सकती है? एडवर्ब को कर, एडवर्ब भी। एडवर्ब ही कर सकता, तो फिर बी क्या बना? एडवर्ब। ओके सर। जैसे मैंने कहा ना, ये एक्चुअली हमारी तो इधर आप डिक्शनरीज भी देखेंगे ना, तो कोई डिक्शनरी भी आमतौर पे नहीं देती कि ये एडवर्ब है। लेकिन ये सेंटेंसेस हैं, खुद बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं कि ये दी एडवर्ब है। आर्टिकल इसे हम सिर्फ उस सूरत में कहते हैं या डिटर्मिनर जब ये नाउन के लिए यूज होगा। जब किसी इस तरह से एडजेक्टिव के लिए या एडवर्ब के लिए यूज करेंगे फिर हम इसे आर्टिकल नहीं कहते, तो ये एडवर्ब है। अब ये दूसरी क्लॉज देखिए, द कूलर इट इज। ये कूलर किस चीज को कह रहे हैं आप? हीट को सर। इट को। तो इसका मतलब है कि इट के लिए आपने एडजेक्टिव यूज किया यहाँ पे, ये एडजेक्टिव है, जी एडजेक्टिव सर की बिल्कुल। सेकंड डिग्री। हाँ जी। और दी किसके लिए यूज किया? कूलर के लिए सर। कूलर के लिए। ये दी हो गया कूलर के लिए। तो एडजेक्टिव का एडवर्ब। मॉडिफायर क्या होगा? एडवर्ब सर। ओके सर।
ये एडवर्ब समझ में आ जाए ना तो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ जाते हैं, यही थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बाकी तो इजी है सारे। सर जी वैसे अगर हम हायर को देखें वो भी तो एडजेक्टिव ही है, उसकी सेकंड डिग्री है। नहीं बेटा, उसमें हाई। ये ना, मैं आपको बताता हूँ, ये वर्ड्स जो होते हैं ना, एक वर्ड मैंने कल भी आपको बताया था, शायद कल ही बात हुई थी, पहले भी हुई होगी, कि किसी भी वर्ड पे कोई लेबल हमने नहीं लगाना, ये बात हुई थी ना। जी बिल्कुल हुई थी सर। हाँ, हमने कॉन्टेक्स्ट में उसको चेक करना है कि ये किसके लिए यूज हुआ, फिर हम उसको चेक करेंगे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बनता है। ये जरा देखिए, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। आई कैन रन फास्ट, और इट इज अ फास्ट कार। अब दोनों में फास्ट यूज हुआ है। ऊपर वाला फास्ट किसके लिए यूज किया आपने? रन के लिए सर। रन के लिए। तो वर्ब का मॉडिफायर एडवर्ब सर। एडवर्ब, और ये फास्ट नीचे वाला किसके लिए यूज हुआ? इट के लिए सर। जी, चेक इट करें के जरा, लिए, इट के लिए। फिर देखें जरा। सॉरी सॉरी सर, फास्ट कार के लिए सर। कार के लिए आपने यूज किया, तो जब आपने कार के लिए इसको यूज किया हुआ है, कार नाउन है ना, जी सर, तो एडजेक्टिव नाउन का होगा। मॉडिफायर एडजेक्टिव सर। एडजेक्टिव। अब देखिए बजाओ तो वो भी फास्ट है, ये भी फास्ट है, वो एडवर्ब, ओके, ये एडजेक्टिव। ठीक होगा सर। असल हमने ये देखना है कि हम यूज किसके लिए कर रहे हैं। अब देखें हाई, ये जो डिग्रीज होती हैं, आपने डिग्री से ही अंदाजा लगाया कि हाई, हायर, हाईएस्ट, ऐसे ही देखा ना आपने। जी सर। जी, ये डिग्रीज एडजेक्टिव में भी ऐसी होती हैं और एडवर्ब में भी ऐसी होती हैं, ये एडवर्ब की डिग्रीज भी ऐसी बनती हैं। ओके सर। इसलिए वर्ड्स को हमने कॉन्टेक्स्ट में ही देखना है कि उनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या बनता है। तो अब ये देखें कि आर्टिकल्स जैसे वी, ए, एन, ए एन और वी, ए एन को हम कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल और वी को डेफिनेट। डेफिनिट आर्टिकल। अच्छा, ये ए कहाँ यूज होता है और एन कहाँ पे यूज होता है? सर ए एन दोनों सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, लेकिन एन वहां पे यूज हो गया कि इससे आगे अगर वर्ड अलिफ की आवाज दे रहा है तो। वेरी गुड, वाउल साउंड कहते हैं बेटा इसको इंग्लिश में, अगर आप कहेंगे ना, तो जो वाउल साउंड है, एक है वाउल जी सर। लेटर। वाउल साउंड लेटर की देगा बात तो नहीं है, वाउल लेटर तो थोड़े हैं, वाउल साउंड्स कितनी हैं? आई थिंक 20 सर। 20। तो वो जो 20 वॉल साउंड्स है ना, उनसे कोई भी जब वर्ड स्टार्ट होगा तो हम उससे पहले एन यूज करेंगे। उर्दू में समझने के लिए ठीक है आपकी बात कि वो अलिफ वाली साउंड होती है, जी तो सर। उसे इंग्लिश में वॉल साउंड कहते हैं। और वी कहाँ ओके सर। यूज करते हैं? दी सर। जी, दी सर एडजेक्टिव से पहले। वी नहीं, कि अब वी जो है ना, हम डेफिनेट आर्टिकल के तौर पे यूज करते हैं, जैसे आपने कहा ना ए एन, तो हम एक के लिए यूज करते हैं, एक जहाँ पे आप कहते हैं, ऐसे है ना। लेकिन वो जी एक सर। है जब जनरल सेंस में आप एक कहते हैं तो फिर आप ए एन यूज करते हैं, लेकिन अगर उसको किसी पर्टिकुलर सेंस में यूज करें वो दी हो जाएगा। देखें, आपने कहा कि आई वॉन्ट टू बाय अ बुक, द बुक मस्ट बी इकोनॉमिकल। अब बुक जी आपने सर। कहा पहली दफा, जब आपके सुनने वाले को पता नहीं था कि आप किसकी बात कर रहे हैं, आपने कहा कि कोई एक किताब मैं खरीदना चाह रहा हूँ, लेकिन अब जब दोबारा मेंशन करते फिर आप दी लगा देते हैं कि ये किताब वही है। स्पेसिफाई। जी, अब जी। आपने स्पेसिफिकली उसको शो किया कि वो बुक ओके। जिसका पहले मैं मेंशन कर चुका हूँ। जी को कितनी तरह से प्रोनाउंस करते हैं? दो तरह से सर। कौन कौन से? दा और दी। ठीक है, दी कहाँ यूज करते हैं? दी वहां पे यूज करते हैं सर जी अगर आगे वाला वर्ड वावल साउंड दे तो। वेरी गुड, एग्जाम्पल। ऑन द ओशन। तो ये तो आपने दा कह दिया, रूल तो आपने दी का बताया ये। सॉरी सर, ऑन द ओशन, ऑन द ओशन। हाँ, द ओशन। अच्छा, और जा कहाँ यूज होगा? जहाँ पे वावल साउंड ना आए आगे। जो वॉल साउंड जैसे नहीं आपने होती उस बोला साउंड को बुक क्या कहते हैं? साउंड को कहते हैं। सॉरी सर, बता दीजिए। उसको कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, कॉन्सोनेंट। ओके सर। क्योंकि लेटर्स भी और साउंड्स भी बेसिकली दो तरह के हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स।
जी सर। जी, तो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो तो वहां पे हम द यूज करते हैं। लेकिन द अब एक है इसकी तीसरी साउंड भी है। ये तो है जब किसी वर्ड के लिए आप यूज करेंगे ना, जिस वर्ड के लिए यूज कर रहे हैं, अगर वो वॉवल साउंड से स्टार्ट हो तो डी यूज कर लिया, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो तो द यूज कर लिया। लेकिन अगर किसी वर्ड के लिए हम यूज ही नहीं कर रहे, जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है THE, यहाँ इसकी साउंड थोड़ी प्रलॉन्ग कर जाती है, फिर हम इसे पूरा वी प्रोनाउंस करते हैं, वी आर्टिकल VAN, फिर इस तरह हम कहते हैं। ओके सर। लेकिन जब वर्ड्स के लिए यूज होते हैं फिर तो हम इनको बहुत फ्लुएंटली प्रोनाउंस कर जाते हैं, स्पीड ज़्यादा होती है। जैसे आपने कहा द ओशन, अब द ओशन नहीं हम कहते, द ओशन, द डेस्क, द बेंच, द पेन, द ऑनेस्ट पर्सन, द MNA, इस तरह से हम फिर इनको यूज करते हैं। ओके सर। सर प्रॉपर नाउन से पहले भी हम दी और द यूज कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। ओके। हाँ, जनरल सेंस में नहीं यूज होता। जब उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आप कोई भी एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लोज यूज करेंगे, उस सूरत में फिर भी आ जाता है। जैसे आपने कहा द वसीम अकरम ऑफ आवर टीम, इसका मतलब अब वो वसीम अकरम की बात नहीं हो रही, अब ये वो है जो आपकी टीम का है। तो आपके क्लब का, आपने गली में कोई टीम बनाई, उसमें जो लेफ्ट हैंडर है ना कोई फास्ट बॉलर, आपने कहा ये वसीम अकरम है हमारा, इस तरह से फिर ओके सर। लग जाता है। वैसे जो असल वसीम अकरम है उसके साथ दी नहीं होगा कि द वसीम अकरम, हाँ उस वसीम अकरम के साथ भी उस सूरत में हम दी यूज कर सकते हैं। अगर हम जनरल सेंस में उसकी बात ना करें, कोई उसके साथ पर्टिकुलर फीचर ऐड कर दें। जैसे आपने कहा कि वो जो 20 साल पहले वाला वसीम अकरम था, आज वो नहीं रहा। अब वो 20 साल पहले वाला और था, आज वाला और है। इस सूरत में भी हम दी यूज करते हैं, द वसीम अकरम ऑफ 90s, द वसीम अकरम ऑफ 80s। ये हमने अब उसमें से पर्टिकुलरली कुछ चीजें अलग कर दी। सर दी अल्लामा इकबाल वाज अ ग्रेट पोइट। ऐसे नहीं, जब तक इसके साथ कोई आप एडजेक्टिव फ्रेज या क्लोज नहीं लगाएंगे फिर आप दी यूज नहीं कर सकेंगे। जैसे आपने कहा कि माय फ्रेंड इज द अल्लामा इकबाल ऑफ आवर क्लास। अब ये अल्लामा इकबाल असल वाला नहीं है, बल्कि आपकी क्लास वाला अल्लामा इकबाल है, इसकी वजह से दी लगेगा साथ, क्योंकि आपने साथ एडजेक्टिव फ्रेज ऐड की हुई है ऑफ आवर क्लास, इसकी वजह से वो दी यूज हुई। ये सर जो इकबाल है मतलब जो रियल पोइट है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम उनको? उनके किसी फीचर के साथ किसी का वो फीचर अगर मैच कर दे, कि आपका फ्रेंड है वो सोचता बहुत है या वो शायरी बड़ी अच्छी करता है, आपने कहा ये हमारा अल्लामा इकबाल है। अब अल्लामा इकबाल तो एक ही था, लेकिन आपने ये जी। बना लिया हमारा अल्लामा इकबाल, इस वजह से फिर दी हो जाता है कि हमारी क्लास का अल्लामा इकबाल, अरशद इज़ दी अल्लामा इकबाल ऑफ आवर क्लास। और अगर आप साथ ही आप आवर क्लास ना लगाएं, उस सूरत में फिर हम AN यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। जैसे असलम इज़ अ वसीम अकरम ऑफ आवर क्लास नहीं, अब हम कह रहे ऑफ आवर टीम नहीं कह रहे, इज़ अ वसीम अकरम। अरशद इज़ एन अल्लामा इकबाल, यानी एक तरह का अल्लामा इकबाल, कोई फीचर उसके साथ मैच हो रहा है इस वजह से। ठीक है सर। ओके देन, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का इंग्लिश में तो पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर वरना फिर 20वीं क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। यस, एनी क्वेश्चंस? ओके देन, सी यू इन बिजनेस कम्युनिकेशन क्लास। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।